नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हाल ही में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरावने ये म्यांमार की यात्रा पर गए। इससे पता लगता है कि इंडिया म्यांमार को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। इस विजिट में देखो दो बातों पर फोकस किया गया। एक तो म्यांमार में की पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ एंगेजमेंट और दूसरा बैलेंसिंग द नेबर्स। हम डिस्कस करेंगे कैसे। इस विजिट के दौरान इंडिया की डेलीगेशन ने म्यांमार के विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर सू की से मुलाकात की। म्यांमार के मिलिट्री कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मीन अंग से मुलाकात की। देखो 1990s के बाद से ही इंडिया म्यांमार के अंदर चल रही डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करता आया है। 1990 से पहले म्यांमार में मिलिट्री रूल था और कुछ समय तक इंडिया ने म्यांमार के संदर्भ में आइडियलिज्म की पॉलिसी अपनाई कि जब तक म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं आ जाती हम म्यांमार के साथ डील नहीं करेंगे। लेकिन देखो 1990 के आसपास इंडिया की आंखें खुल गई। आंखें खुलना मतलब इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि आइडियलिज्म के चलते कि हम म्यांमार के साथ तब तक डील नहीं करेंगे जब तक म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं आएगी। इसकी वजह से तो म्यांमार पूरा चाइना की गोद में जाके बैठ गया है। ये तो हमने गलती कर दी। तो उस समय इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी भी लॉन्च हुई थी। तो हमने म्यांमार की इंपॉर्टेंस को समझा और उस समय धीरे धीरे म्यांमार भी डेमोक्रेसी के कदमों पर आगे बढ़ रहा था। तो इंडिया ने म्यांमार के अंदर चल रही डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस को सपोर्ट किया। इंडिया ने कहा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होगा, लेकिन म्यांमार के अंदर ही म्यांमार धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहा है उसका सपोर्ट इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इसका फायदा भी इंडिया को मिला। एक तो देखो इंडिया ने पहली जो अपनी रणनीति थी वो चेंज कर ली कि जब तक डेमोक्रेसी पूरी तरह से नहीं आएगी तब तक हम म्यांमार के साथ डील नहीं करेंगे। ये पॉलिसी इंडिया ने छोड़ दी। तो म्यांमार में जो भी पार्टी सत्ता में आती, जैसे 2010 में मिलिट्री बैक्ड यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी सत्ता में आई थी, इंडिया ने इस पार्टी के साथ डील किया, म्यांमार के साथ डील किया। और बाद में जब सू की पार्टी इलेक्शन जीती, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, तब भी इंडिया ने म्यांमार के साथ डील किया। मतलब अब इंडिया की पॉलिसी ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होगी हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम डील करेंगे ही करेंगे जो भी म्यांमार में सरकार है। इवन म्यांमार के लिए भी इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी है। देखो 1962 से लेके 1990 के बीच म्यांमार की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बाकी देश तो म्यांमार के साथ रिलेशंस मेंटेन करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि मिलिट्री रूल था म्यांमार के अंदर। तो चाइना के ऊपर निर्भरता म्यांमार की काफ़ी बढ़ गई थी। म्यांमार ये चाहता था कि हम पूरी तरह से एक देश के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और इंडिया एक अच्छा अल्टरनेटिव था। म्यांमार को लगता था कि इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस अगर मेंटेन किए जाते हैं तो चाइना के ऊपर सिर्फ हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इस वजह से म्यांमार ने इंडिया समेत इंडिया जैसे दूसरे देशों के साथ अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया और डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बात करें हाल ही में क्या रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंडिया और म्यांमार रिलेशंस के संदर्भ में। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, इंडिया के बारे में फॉरेन कंट्रीज में एक बात प्रचलित है और आपको भी पता है क्या, इंडिया बातें तो बहुत बोलता है लेकिन एक्शन नहीं लेता है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हो जाती है, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स जिनकी अनाउंसमेंट हुई है उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। बाकी देशों की तरह म्यांमार में भी इंडिया की यही इमेज है। तो हाल ही में ये जो डेलीगेशन गया म्यांमार की यात्रा पर, इस डेलीगेशन ने उन कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की कि इंडिया अब एक्ट भी करेगा और जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं उनको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। अभी देखो जो म्यांमार की कैपिटल है नेपिडा, यहाँ पर इंडियन एम्बेसी का एक लाइजन ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ है। वैसे तो आपको लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है, ये रूटीन की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है, बट देखो ऐसा नहीं है। म्यांमार की राजधानी में, म्यांमार की कैपिटल नेपिडा में
कुछ ही देशों का लाइजन ऑफिस है और अब इंडिया में उनमें से एक है। इंडिया की अब परमानेंट प्रेजेंस है म्यांमार की कैपिटल में। और हैरानी वाली बात यह है कि 2017 में चाइना पहला ऐसा देश बना था जिसने म्यांमार की राजधानी नेपिडा में अपना लाइजन ऑफिस इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा इंडिया ने यह भी प्रपोज किया है कि म्यांमार में $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से एक पेट्रोलियम रिफाइनरी इस्टेब्लिश की जाए। इससे देखो पता लगता है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा सीरियस है म्यांमार के साथ कोऑपरेशन को इंक्रीज करने को लेके, खास करके एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में। इवन देखो चाइना भी एनर्जी के क्षेत्र में म्यांमार में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो इंडिया और चाइना के बीच म्यांमार में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेके कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। और ये तब है जब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर भी टेंशंस हैं। एक और एरिया जिसको लेके कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इंडिया और म्यांमार के बीच, वो ये है दोनों देशों के बीच एक समझ विकसित हुई है कि कोई भी देश दूसरे देश की टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं होने देगा दूसरे देश के इंटरेस्ट के विरुद्ध एक्टिविटीज़ के लिए। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में देखो काफ़ी सारे जो इंसर्जेंट्स हैं वो इंडिया में अटैक करते हैं और भाग जाते हैं म्यांमार के अंदर, लेकिन म्यांमार की आर्मी ने, म्यांमार की सरकार ने इंडिया के साथ काफ़ी कोऑपरेट किया है। ऐसे इंसर्जेंट्स जो इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं उनको खदेड़ने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए काफ़ी बार इंडिया की जो आर्मी है वो म्यांमार के अंदर जाती है, म्यांमार की आर्मी की कोऑपरेशन के साथ, म्यांमार सरकार की अनुमति के बाद, ताकि उन इंसर्जेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हॉट परसूट वर्ड का नाम आपने सुना होगा, इस पर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था। हॉट परसूट मतलब मान लीजिए किसी इंसर्जेंट ने इंडिया में टेरर अटैक को अंजाम दिया, तो उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज हरकत में आएंगी और उन इंसर्जेंट्स का पीछा किया जाएगा। पीछा करते करते अगर इंडिया की फोर्सेस म्यांमार की टेरिटरी में एंटर कर जाती हैं तो इसे कहा जाता है हॉट परस्यूट। ये सर्जिकल स्ट्राइक से अलग है। सर्जिकल स्ट्राइक्स में तो बाकायदा ऑपरेशन प्लान किया जाता है कि हम दूसरे देश की टेरिटरी में घुसेंगे और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे, लेकिन हॉट परस्यूट इससे अलग होता है। हॉट परस्यूट में फोर्सेस क्रिमिनल का पीछा करते करते, इंसर्जेंट्स का पीछा करते करते जब दूसरे देश की टेरिटरी में चले जाते हैं और इसके लिए टर्म्स पहले से डिसाइडेड होती हैं। तो ये हमने बात की कि इस एरिया में भी कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रोहिंग्याज इशू की। देखो रोहिंग्याज इशू के बारे में बेसिक्स तो आपको पता है, म्यांमार में रहते हैं वैसे रोहिंग्याज, लेकिन रोहिंग्याज पर काफ़ी सारे अत्याचार के आरोप लगते हैं म्यांमार में, इसलिए बहुत सारे रोहिंग्याज बांग्लादेश में भागकर आए हुए हैं। बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्याज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बांग्लादेश की सरकार बार बार बोलती भी है कि म्यांमार इन रोहिंग्याज को वापस ले अपने देश में, क्योंकि हमारे ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ रहा है। अब देखो दोनों देशों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। एक तरफ बांग्लादेश हमें मतलब इंडिया को बोलता है कि आप म्यांमार को बोलिए कि रोहिंग्याज को वापस लिया जाए, जबकि म्यांमार को अगर इंडिया सीधा सीधा बोलता है कि आप रोहिंग्याज को वापस लीजिए, आपने अत्याचार किया है, आप सीरियस नहीं हो, तो फिर म्यांमार हमसे नाराज हो जाएगा। मतलब म्यांमार और बांग्लादेश के बीच कन्फ्लिक्ट है रोहिंग्या इशू को लेके। इंडिया किसी एक देश का साथ नहीं दे सकता, इंडिया को बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता होती है। तो इंडिया ने अब ये बैलेंस इस्टेब्लिश किया है। इंडिया कहता है कि हम बांग्लादेश के कंसर्न्स को समझते हैं रोहिंग्याज को लेकर कि रोहिंग्याज का बर्डन काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है बांग्लादेश के ऊपर। इसके साथ साथ इंडिया ये भी बोलता है कि म्यांमार की सरकार जो एफर्ट्स लगा रही है रोहिंग्याज को वापस लेने के लिए, उन एफर्ट्स का इंडिया समर्थन करता है। तो रोहिंग्या इशू को लेकर दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की इंडिया ने कोशिश की है। लास्ट में कंक्लूजन में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो पॉलिटिकल एंगेजमेंट और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग तो इंडिया ने अच्छी की है म्यांमार के संदर्भ में, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के साथ अच्छी एंगेजमेंट हुई है और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है म्यांमार बांग्लादेश के बीच। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका असर देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ये ओपन टू डिबेट है। काफ़ी सारे म्यांमार के सेक्टर्स में इंडिया अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर रहा है, ये अच्छी बात है। वैसे भी इंडिया अपनी एंगेजमेंट साउथ ईस्ट एशिया के साथ इन्हेंस करना चाहता है और बीच में एक की ब्रिज का काम करता है म्यांमार। ये देखो ये पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, इस साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया को कोऑपरेशन अगर इंक्रीज करना है तो म्यांमार एक ब्रिज का काम करता है।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया म्यांमार रिलेशंस के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।